जी दोस्तों, मैं अपने CMSY चैनल में आपका स्वागत करता हूं, जो कि मैं RRB NTPC का मॉक टेस्ट और ग्रुप डी का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जो 25 क्वेश्चन है वो अभी साइंस के। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें परमाणुओं की परतों में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी, हीरे की चतुष्फलकी संरचना होती है। ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टलीय संरचनाओं में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हीरे की एक क्या होती है, चतुष्फलकी संरचना होती है, जो कि यह बहुत कठोर पदार्थ होता है, यह कार्बन से बना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अतः यह इसका आंसर हीरे की चतुष्फलकी संरचना होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? पहला यूरेनियम, दूसरा थोरियम, तीसरा प्लूटोनियम, चौथा जर्कोनियम। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो यूरेनियम है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और जो थोरियम भी है ये भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है। लेकिन जर्कोनियम दोस्तों ये रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। यह रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। अतः अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है, किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अधिग्रहण रिसेप्शन खराब हो जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, धातु रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। ऑप्शन नंबर बी, स्पार्क प्लग विद्युत चुम्बकीय विक्षोभ पैदा करता है। ऑप्शन नंबर सी, वाहन के प्रदूषण से टीवी के घटकों की निष्पादकता दुष्प्रभावित होती है। और ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक ज्वलन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, क्योंकि यह स्पार्क प्लग विद्युत चुम्बकीय विक्षोभ पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जब किसी हम वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है तो उसका भार जो होता है कम हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर पृथ्वी से चंद्रमा के ऊपर ले जाया जाता है तो उसका भार कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो इसकी जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो इसकी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा और वेग बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी, वेग बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी, वेग और ऊर्जा परिवर्तित नहीं होते। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जब हम इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं तो इसकी ऊर्जा और वेग में कोई परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन को जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजारेंगे तो उसमें ऊर्जा और वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः हम लोग का अगला क्वेश्चन, आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कैटा थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, सिलिक साइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टरी थर्मामीटर। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो एनीमोमीटर है इसको वायु का दाब मापते हैं। दोस्तों, आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो
हम जानते हैं कि जो एनीमोमीटर से हम वायु का दाब मापते हैं, जो सिलिक साइक्रोमीटर है ये आर्द्रता मापते हैं, इससे आर्द्रता मापते हैं, और जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इससे हम तापमान मापते हैं, सर मनुष्य का तापमान मापते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण अवधि होती है। ऑप्शन नंबर ए तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण अवधि होती है दोस्तों। ये CPO 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 24 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 30 घंटे 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी 365 दिन, ऑप्शन नंबर डी निरंतर परिवर्तनशील। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो तुल्यकालिक उपग्रह की परिक्रमण अवधि वो 24 घंटे होती है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम बताइए दोस्तों। जो कि इसमें पहला ऑप्शन है एम्पलीफायर, दूसरा ऑप्शन है अलापक, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोफोन, चौथा ऑप्शन है प्रेषित। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब कोई ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र है वो माइक्रोफोन है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। पहला ऑप्शन एड्रेनलिन, दूसरा ऑप्शन कार्टिसोन, तीसरा ऑप्शन स्ट्रिक्निन, चौथा ऑप्शन इंसुलिन। तो प्रिय दोस्तों हम जानते हैं कि जो कि वह रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर है वह इंसुलिन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है। दोस्तों पहला ऑप्शन सोडियम, दूसरा ऑप्शन सिल्वर, तीसरा ऑप्शन एल्युमिनियम, चौथा ऑप्शन कैल्शियम। तो प्रिय दोस्तों हम जानते हैं कि वह धातु जो है उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है वह एल्युमिनियम है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा दोस्तों, सही। अगला क्वेश्चन, इस टेस्ट का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में वह सूचक कौन सा है जो उस स्थिति में उपयुक्त होता है जब सोडियम कार्बोनेट घोल को सल्फ्यूरिक अम्ल घोल के साथ अनुमापित किया जाता है दोस्तों। तो हमें क्या प्राप्त होता है। पहला मेथिलीन ब्लू, दूसरा ऑप्शन मेथिल रेड, तीसरा ऑप्शन फिनाल्फथेलिन, चौथा ऑप्शन मेथिल ऑरेंज दोस्तों। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो कि इसमें जब हम सोडियम कार्बोनेट के घोल को जब सल्फ्यूरिक अम्ल घोल के साथ जब मिलाते हैं तो हमें मेथिल ऑरेंज प्राप्त होता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पीतल, तीसरा वायु, चौथा इस्पात। दोस्तों हम जानते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कोयला एक प्रकार का कौन सा है जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन एंथ्रासाइट, दूसरा ऑप्शन बिटुमिन, तीसरा ऑप्शन लिग्नाइट, चौथा ऑप्शन पीट। प्रिय दोस्तों हम जानते हैं कि जो कोयला होता है वो 4 प्रकार का होता है।
जो कि पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिन, तीसरा लिग्नाइट, चौथा पीट। जो कि इसमें सबसे अधिकतम कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट में पाया जाता है, जो कि इसमें 90% से भी अधिक होता है, और सबसे कम इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से वह अम्ल कौन सा है जो आमाशय भित्ति से ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता रहता है दोस्तों? पहला ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल, चौथा ऑप्शन फास्फोरिक अम्ल। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो कि आमाशय भित्ति जो होती है यह ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है? प्रिय दोस्तों ये एसएससी मैट्रिक 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि इसका पहला ऑप्शन एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन रजत या सिल्वर, तीसरा ऑप्शन टीन, चौथा ऑप्शन इस्पात। तो प्रिय दोस्तों हम जानते हैं कि जो बॉक्साइट है वह एल्युमिनियम का अयस्क है, जो कि ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन सही है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जबाई आती है। ऑप्शन नंबर ए रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े में O2 की अधिक सांद्रता के कारण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रिय दोस्तों हम जानते हैं कि जब जबाई आती है तो फेफड़े में जब वो जबाई आती है तो रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण हमको जबाई आती है, हम लोग को जबाई आती है, अतः इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला स्वर्ण के रूप में माने जाने वाले प्राकृतिक संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रिय दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी सीसा, ऑप्शन नंबर सी टीन, ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम। प्रिय दोस्तों जो काला स्वर्ण के रूप में माने जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है वह है कोयला, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने में किस एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है? ये दोस्तों इस एसएससी मैट्रिक 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला बॉक्साइट, दूसरा क्रोमाइट, तीसरा मैग्नीज, चौथा अभ्रक। इसका आंसर होगा दोस्तों क्रोमाइट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? पहला वायरसों के, दूसरा बैक्टीरियो के, तीसरा रोगों के, चौथा विषों के। तो प्रिय दोस्तों हम जानते हैं कि जो टॉक्सिकोलॉजी का संबंध है वह विषों के अध्ययन को संबंधित करता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन रक्तचाप कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन निर्जलीकरण को रोकने के लिए, तीसरा ऑप्शन थायराइड ऑटो ग्रंथि के काम के लिए, चौथा सैलिवरी ग्लैंड लाल ग्रंथि के लिए। प्रिय दोस्तों यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, जो कि इसका आंसर होगा दोस्तों वह थायराइड ऑटो ग्रंथि के काम के लिए होता है, अतः इसका
आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी क्षुद्रांत की ग्रंथियां, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण यकृत नहीं करता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन नंबर ए, जो कि यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु का अध्ययन को कहते हैं दोस्तों? पहला कोरालोजी, दूसरा कानकोलॉजी, तीसरा नीमाटोलॉजी, चौथा नियोनेटालॉजी। दोस्तों जो नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को हम लोग कहते हैं नियोनेटालॉजी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन विटामिन, तीसरा ऑप्शन वसा, चौथा ऑप्शन दूध। प्रिय दोस्तों, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह प्रोटीन जो कि बच्चों के शरीर को विकास करता है और उनको आगे बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है? पहला ऑप्शन चाय, दूसरा ऑप्शन कहवा या कॉफ़ी, तीसरा ऑप्शन रबड़, चौथा ऑप्शन ईख। प्रिय दोस्तों, वह कौन सी फसल रोपण फसल नहीं है? तो हम प्रिय दोस्तों इसमें आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसकी कोई रोपण नहीं होता है दोस्तों। चाय, कहवा और ईख का जो है कि रोपण किया जाता है दोस्तों। हम लोग का इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। एक गोलाकार तस्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया गया। इनमें से सबसे धीमी गति में कौन सा ठंडा होगा? मतलब कि एक गोलाकार तस्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उसका द्रव्यमान भी एक समान है और उन्हें 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिएगा, तो इनमें सबसे धीमी गति में कौन सा ठंडा होगा? जो कि प्रिय दोस्तों ये SSC मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन गोलाकार तस्तरी, दूसरा ऑप्शन घन, तीसरा ऑप्शन गोला, चौथा ऑप्शन सब एक बराबर गति से ठंडे होंगे। तो प्रिय दोस्तों, जब हम किसी दो समान द्रव्यमान के 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके जब एक कमरे में छोड़ दिया जाए तो उसमें सबसे पहले गोले वाला ठंडा होगा, इसलिए इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगर ये टेस्ट आप लोग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह सहयोग देते रहें साथियों। फिर कल हम अगले टेस्ट को लेकर आएंगे जो भी 25 क्वेश्चन का होगा और वह भी ग्रुप डी में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि इसमें से 2-4 क्वेश्चन फंस भी जाए दोस्तों। प्लीज़ थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।